दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए प्रश्नोत्तर श्रृंखला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसके पहले आपसे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बात हुई थी, ऐसे ही आज अगले 25 प्रश्नों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं और इन 25 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे अगले कुछ समय में। और इन 25 प्रश्नों में न सिर्फ हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उसके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रिलेवेंट हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर श्रृंखला को। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है वो देखिए क्या है। भूआकृति विज्ञान का ये अगला प्रश्न है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था कि एक हिमयुग था जिस दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। तो इसका जो उत्तर है, अब जैसे हम प्रश्न इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो डब्ल्यू एम डेविस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एल अगासिज, ऑप्शन सी डब्ल्यू पेंक यानी वाल्टर पेंक, ऑप्शन डी ए सी रैमसे। सही उत्तर तो इसका एल अगासिज होगा, यानी एल अगासिज, है ना। एल अगासिज। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डेविस और पेंक के बारे में भी समझ लेते हैं कि डेविस और पेंक क्यों इंपॉर्टेंट हैं। रैमसे के बारे में तो बात नहीं करेंगे हम, लेकिन डेविस और पेंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम अपर्दन चक्र की बात करते हैं तब उसमें हम विलियम मॉरिस डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे और वाल्टर पेंक ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डब्ल्यू एम डेविस इन्होंने अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा कि जब भी अपर्दन चक्र की बात आएगी तब हम विलियम मॉरिस डेविस और वाल्टर पेंक दोनों की चर्चा करते हैं। तो विलियम मॉरिस डेविस का सिद्धांत आया और इन्होंने एक चीज बताया था कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है, इन तीनों के अधीन कोई भी स्थलखंड तेजी से उसका उत्थान होता है और उत्थान होने के बाद उसका अपर्दन शुरू होता है। ध्यान रहे कि जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता, और जब वो उत्थान हो जाता है उसके बाद अपर्दन शुरू होता है। ऐसा कहना था डेविस का। तो ध्यान दीजिएगा, डेविस में ये तीन चीजें आपको याद रखना है: संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ठीक है, अपर्दन चक्र में। अपर्दन चक्र, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और इसमें एक और चीज आपको ध्यान ये रखना है कि उत्थान तक अपर्दन नहीं होता है, ठीक है, ये कहना था डेविस का। और हम जब वाल्टर पेंक की बात करेंगे, वाल्टर पेंक, ठीक है, इनकी, तो वाल्टर पेंक की जब बात करेंगे हम लोग तो इनका कहना क्या था कि स्थलखंड का उत्थान और स्थलखंड का अपर्दन यह समय स्वतंत्र होता है, समय के सापेक्ष नहीं होता, और जैसे ही उत्थान होता है वैसे ही अपर्दन होने लगता है। तो इसमें इसको आप ऐसे करिएगा कि
अपर्दन चक्र समय स्वतंत्र होता है। ठीक है। और जब तक जैसे ही उत्थान हुआ, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो अगासिस के बारे में तो हिमयुग के बारे में है, और ये डेविस और पेंग के बारे में है। हिमयुग के बारे में जब बात की जाएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हिमयुग जो है उसका मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पूरे सौरमंडल के साथ अंतरिक्ष के किसी एक ऐसे भाग से गुजर रही है जहां पर कि तापमान बहुत कम है, तारों की संख्या कम है, गर्म गैसों की मात्रा कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वी पर उच्च अक्षांश और ध्रुवीय भागों के जो सागरीय क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे जमने लगते हैं। कभी कभी लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड आइस एज, हिमयुग कहते हैं। जैसे अभी आज से 10,000 वर्ष पहले गुंज, मिंडल, रीज और वुर्म, ये 4 हिमयुग थे। उनका क्रम आपको याद रखना होगा, गुंज, मिंडल, रीज और वुर्म। गुंज, मिंडल, रीज और वुर्म, ये प्लीस्टोसीन पीरियड में हिमयुग हैं। ध्यान रखिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि 4 हिमयुग ऐसे कैसे, तो एक ही पीरियड है, उसमें ठंडा काल है, उसके बाद गर्म काल है, उसके बाद फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, और उसके बाद फिर से गर्म काल चल रहा है। ठीक है। तो ये लगभग आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले की घटना है, जिसको आप प्लीस्टोसीन पीरियड कहते हैं, अभिनूतन काल। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो एकरूपतावाद का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, 1785 में हटन ने दिया था। ठीक है ना, 1785 में हटन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और ये कब दिया था? 1785 में। अब इसमें अन्य जो ऑप्शन है, जैसे कॉटन, उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है, डटन की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, डाल्टन की चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने क्या दिया? रसायन विज्ञान में, ये साइंस का विषय हो जाता है, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है। अन्य दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा करने की फिलहाल यहां पर जरूरत नहीं है। एकरूपतावाद थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एकरूपतावाद है क्या। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहते हैं इसको। एकरूपतावाद का मतलब यह होता है कि अतीत काल में जो भी प्रक्रम क्रियाशील थे वही प्रक्रम आज भी क्रियाशील हैं, और भविष्य में वही प्रक्रम क्रियाशील रहेंगे। इसी को कहा जाता है एकरूपतावाद, और इसको प्रतिपादित किया था हटन ने। पूरा नाम इनका क्या है? जेम्स हटन। ठीक है, जेम्स हटन। क्या कहा इन्होंने? अतीत में जो प्रक्रम क्रियाशील थे वे आज भी क्रियाशील हैं, वे आज भी
क्रियाशील हैं तथा भविष्य में भी क्रियाशील रहेंगे। यही है एक रूपतावाद। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ये युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबद्ध पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ये नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। ऑप्शन सी, ये पुराने क्षैत पहाड़ की श्रृंखला में संबद्ध रखते हैं या से संबद्ध रखते हैं, श्रृंखला से संबंध रखते हैं। और ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बी और सी ऑप्शन को तो पूरी तरह से आप निकाल दीजिए, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इस पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ये युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबद्ध पाए जाते हैं। बात तो खैर सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, श्रृंखला से संबद्ध जरूर होते हैं, लेकिन ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। ज्वालामुखी कहाँ पाया जाएगा? ज्यादातर ज्वालामुखी पाया जाएगा जहां पर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों का अभिसरण हो रहा हो। महासागरीय प्लेट नीचे जा रही है और स्थलीय प्लेट उसके ऊपर चढ़ रही है, तो आपको वहां पर ज्वालामुखी क्रिया जो है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये मिलेंगे। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग में पाई जाती है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है। 90 डिग्री ईस्ट रिज वहां तक फैली हुई है, और ये वही रिज और वही क्षेत्र है जहां पर कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों का अभिसरण हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें अगर डी ऑप्शन न होता तो हम ए को टिक कर देते, लेकिन ए ऑप्शन की तुलना में डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सटीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। समुद्र बेसिन का मतलब क्या है? सागर की तली पर कटोरे के आकार का निर्मित गहरा जो गड्ढा है, उसी को कहा जाता है समुद्री बेसिन, सी बेसिन कहते हैं, या ओशन बेसिन इसको कहा जाता है। क्यों निर्मित होता है? तो उसमें होता क्या है कि जब महासागरीय प्लेट नीचे जा रही है और महाद्वीपीय प्लेट उसके ऊपर आरूढ़ हुई है, तो वहां पर आपको बताया गया है कि वहां पर गर्तों का विकास होता है। उसी में से जो कम गहरे गर्त हैं, जिनका अभी ठीक तरह से विकास फिलहाल नहीं हो पाया है, तो वह कटोरे के आकार के, बाउल के आकार के एक गहरे गड्ढे जैसी संरचना निर्मित होती है। दैट इज कॉल्ड ओशन बेसिन। भारी प्लेट नीचे जा चुकी है, बेनी ऑफ जोन में वो भारी प्लेट मेल्ट हो रही होगी। अब वहां का जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलकर वो सक्रिय ज्वालामुखी को जन्म देगा। तो ए ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो ज्यादा सटीक है, इसलिए हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑप्शन ना हो, कल को ये ऑप्शन हटा दिया जाए, तब इसकी जगह पर क्या होगा, इसको हम सही मान सकते हैं कि ये युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबद्ध पाए जाते हैं। क्यों ऐसा है?
तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी दो प्लेटों की टक्कर हुई, खासतौर से महाद्वीप और महासागरीय प्लेट की, तो एक प्लेट जो भारी होगी, महासागरीय प्लेट, वो नीचे चली गई और महाद्वीपीय प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई। बलित पर्वत जो बनेगा, जो प्लेट ऊपर जा रही होगी, ऊपर चढ़ रही होगी, पर्वत उसी के ऊपर होंगे, उसी का अग्रभाग मुड़कर ऊपर उठ जाता है। दैट इज कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऐसे ही हुआ है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऐसे ही हुआ है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऐसे ही हुआ है, एटलस पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है, आल्प्स पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन उसकी तुलना में ये ऑप्शन जो है डी, ये ज्यादा सटीक है, इसलिए हम इसको सही मानते हैं। ठीक है, इसको यहां पर एक लाइन नोट कर लीजिएगा। इसमें जो प्लेट ऊपर चढ़ती है बलित संरचना उसी के ऊपर बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं, कभी नहीं, नदी के बाढ़ वाले मैदान में बाढ़कृत मैदान के अलावा और कुछ नहीं होगा। नदी के बाढ़ वाले मैदान में और क्या होगा, वहां पर ककड़ीले पथरीले भूभाग मिल सकते हैं, भावर और तराई क्षेत्र मिल सकता है। ठीक है, वहां पर बांगर और खादर मिल सकते हैं। नदियों के बाढ़ वाले मैदान में डेल्टा मिल सकता है। ठीक, ये चीजें वहां पर मिलेंगी। ये पुराने क्षैत पहाड़ की श्रृंखला से संबद्ध रखते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पुराना क्षैत पदार्थ, क्षैत जो पर्वत है, क्षैत पहाड़ का मतलब होता है रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। जैसे भारत में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, ये सभी क्या हैं, ये अवशिष्ट पर्वत हैं। यानी किसी जमाने में ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में अपरदन और अपक्षय के प्रभाव से ये काफी कट छटकर बहुत निचले ढाल वाले हो गए हैं। इसको इसलिए हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, यानी इनका थोड़ा सा भाग ही अपरदन और अपक्षय होने के लिए शेष बचा है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर इन पहाड़ों से सक्रिय ज्वालामुखी श्रृंखला का कोई संबंध फिलहाल नहीं होता है। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए निष्प्रभावित तट रेखा, ऑप्शन बी संयुक्त तट रेखा, ऑप्शन सी निमग्न उपरिभूमि तट रेखा, ऑप्शन डी उन्मज्जित उपरिभूमि तट रेखा। ध्यान रखेंगे, रिया तट जो है यह बर्फीले क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जैसे हिमाच्छादन हुआ तो उच्च प्रदेशों में या उच्च अक्षांशों में नदियों का जो एरिया है, नदी का जो मुहाना है वो भी जम जाता है। जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है, तो नदी का तल, जल का तो तल है वो थोड़ा ऊपर उठ गया, बहुत लंबे समय तक इस तरह से बना रहेगा। लेकिन जब हिमयुग के बाद या ठंडे काल के बाद जब गर्म काल आता है, तो वो जो हिम थी जिसका आयतन बढ़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे ऊपर से मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि वहां से उस हिमखंड पर पतली पतली नालियां बन जाएंगी और उन पतली नालियों से होते हुए जल निचले ढाल की तरफ बहने लगेगा। यानी निमग्न, निमग्न का मतलब देखा जाए तो नदी का मुहाना है, वो नदी का मुहाना नदी के मार्ग में सबसे निचला भाग होता है, यानी वो निमग्न। उपरिभूमि, उपरिभूमि तट रेखा, यानी जमने के बाद जल का आयतन बढ़ने से वो ऊपर नजर आ रहा था, तो रिया तट वहीं पर बनेगा
निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा के पास, जहां पर कि जमने के बाद जल का आयतन बढ़ गया था, पिघलने पर जल पतली पतली नालियों से होते हुए वो सागर में, खाड़ी में, महासागर में जाकर गिर रहा है, और ऐसे ही भाग को कहा जाता है रिया तट। सही उत्तर इसका क्या होगा? निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा। ठीक है। उन्नमज्जित ऊपरी भूमि तट रेखा। उन्नमज्जन, देखिए इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। जैसे उत्थान होता है, अवतलन होता है, उन्नमज्जन होता है और निमज्जन होता है। निर्गमन और निमज्जन या उन्नमज्जन कहा जाता है। इसको ऐसे आप समझिएगा कि जैसे निर्गमन, निर्गमन का मतलब क्या है? जल में डूबा भाग जल से बाहर निकलता है। ठीक है। और निमज्जन क्या है? जल से बाहर स्थित भाग जल में डूबने लगता है। जल में डूबने लगता है। ठीक है। तो दैट इज निर्गमन एंड निमज्जन। तो उन्नमज्जित ऊपरी भूमि, इसी को, निर्गमन को क्या है? उन्नमज्जन भी कहेंगे। उन्नमज्जन इसी को कहेंगे। ठीक है, कि जल में डूबा भाग जल से बाहर निकलता है, तो उन्नमज्जित ऊपरी भूमि तट रेखा। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। संयुक्त तट रेखा का मतलब होता है कि सागर का तटवर्ती भाग, ध्यान रखिएगा कि सागर का तटवर्ती भाग का मतलब होता है कि जैसे सागर है, हम सागर के अंदर जा रहे हैं, तो हम तट से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमको सागर का जल मिलेगा। यानी स्थल से जैसे आगे गए सागर का जल, उसी को कहा जाता है तट। यानी जहां पर स्थल और सागर का मिलन होता है उसी को कहा जाता है तट, कोस्ट कहते हैं। उसके आगे जाएंगे तो मग्न तट मिलेगा, उसके आगे मग्न ढाल मिलेगा, उसके आगे आपको ओशन बेसिन मिल सकते हैं, सागरीय बेसिन। उसके आगे आपको गहरे सागरीय मैदान मिल सकते हैं, और उसके आगे पॉसिबल है कि आपको सागरीय खाइयां मिल सकती हैं। ठीक है। निष्प्रभावित तट किसको कहेंगे? जिस तट पर प्रभाव, इसको ऐसे लिखिएगा कि जिस तट पर प्रक्रमों का प्रभाव न पड़ रहा हो। जिस तट पर किसी प्रक्रम का प्रभाव न पड़ रहा हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा निष्प्रभावित तट। ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं। भूआकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपर्दनीय विशेषताएं हैं? अब इसमें निश्चुताम, प्राकृतिक लेविस, स्टेक, टॉल। अब इसमें देख रहे हैं तो कुछ अपर्दन से बनी है, कुछ निक्षेप से बनी है। बी ऑप्शन पे आते हैं। हिमगह्वर, यारडंग, गार्ज और घोलरंध्र। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन ही सही होगा। अन्य ऑप्शन को भी पढ़ देते हैं हम। प्राकृतिक सेतु, पुलिन, हिमनद, मृदकटक, तारानुमा बालुका स्तूप। कहार हिमोड़, हिमगह्वर, यू आकार की घाटी। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा हिमगह्वर, यारडंग, गार्ज और घोलरंध्र, ये होगा।
क्योंकि जितनी स्थलाकृतियां हैं ये सभी अपरदन से बनी है। हिमगह्वर को क्या कहा जाता है? शर्क। ठीक, शर्क किससे बनती है? शर्क बनती है हिमानी से। ठीक है, यानी शर्क हिमानी अपरदन से बनती है। यारडंग किससे बनता है? यारडंग बनता है पवन अपरदन से। पवन अपरदन से बनता है। और क्या है? गार्ज नदी अपरदन से बनता है। और क्या है? घोलरंध्र भूमिगत जल के अपरदन से बनता है। भूमिगत जल के अपरदन से बनता है। ठीक है, अब ये जो हिमोड़ है ये निक्षेप से बना है। ठीक है, ये तो साफ है। यू आकार की घाटी अपरदन से। ऐसे ही प्राकृतिक पुल ये अपरदन से। पुलिन निक्षेप से। हिमनद परिवहन से। मृद कटक ये निक्षेप से। तारानुमा बालुका स्तूप निक्षेप से। ठीक है, यारडंग आप समझ ही गए होंगे यहां पर। गार्ज निश्चुताम ये निक्षेप से। प्राकृतिक लेविस निक्षेप से। स्टेक अपरदन से निक्षेप से। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि सब में कहीं अपरदन कहीं निक्षेप, अपर्दन कहीं निक्षेप, लेकिन यही एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें अपरदन से बन रही हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखिए, तो इसमें पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पुस्तक में देखा जाए तो इसमें दो सूचियां दी गई हैं। प्रश्न ये किया जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जॉन पॉलिक विद्वान हैं, स्टीफन टर्जिल हैं, C.H. क्रिकमे और चार्ल्स लाइल। सूची 2 में देखिए पुस्तकों के बारे में दिया गया है। पहले नंबर पर है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा है द वर्क ऑफ द रिवर एंड चौथा प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। इसमें ध्यान दीजिएगा, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4। सीधे सीधे मिला दीजिए, सबका जो जैसे है वैसे ही है। ठीक है, यानी इनका ये है, इनका ये है, इनका ये है और इनका ये है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन ए में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 और 4 का क्रम बनेगा यहां पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है, 100% आएगा ये।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए W.M. डेविस, ऑप्शन बी पेंक, ऑप्शन सी जेम्स हटन, ऑप्शन डी वॉन रिच्टोफेन। ध्यान रखेंगे, ये जो वक्तव्य है 1785 में जेम्स हटन के द्वारा दिया गया। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। कब दिया गया? 1785 में। सिद्धांत का नाम क्या था? एक रूपतावाद। एक रूपतावाद का सिद्धांत था ये। वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, प्रेजेंट इज द के टू द पास्ट। जैसे अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में एक सेंटेंस बताया था ना कि जो प्रक्रम भूतकाल में क्रियाशील थे वही प्रक्रम आज भी क्रियाशील हैं और भविष्य में भी वही प्रक्रम क्रियाशील फिलहाल रहेंगे। इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, ऐसा कहना था जेम्स हटन का। एक मिनट। इसके बाद W.M. डेविस, इनका क्या है? इनका है अपरदन चक्र। और अपरदन चक्र की क्या बातें थी? संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ये जो तीन चीजें हैं इसी को कहा जाता है डेविस के त्रिकूट, ट्रियो ऑफ डेविस। और इनका भी अपरदन चक्र है, लेकिन क्या है अपरदन चक्र का सार? समय स्वतंत्र अपरदन चक्र। वान रिच्टोफेन जो थे ना, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी से। और इनकी कुछ चीजें जो फेमस हैं, जो आपको याद रखना चाहिए, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे चीन का भूगोल, चीन का भूगोल, चीन की मानचित्रावली, खनिज व संसाधन व खनिज भूगोल, नहीं, आर्थिक व खनिज भूगोल, आर्थिक व खनिज भूगोल। ठीक है, ये इन्हीं की पुस्तकें हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने क्या कहा था? तो दृढ़ भूभाग जो कोबर ने बताया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रेटोजन, ऑप्शन बी प्रीमारंप, नहीं प्राइमारंप है ये, प्राइमारंप, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी एंडरम्प, ऑप्शन डी मोनाडेनाक। भू अभिनत को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा था क्रेटोजन, क्रेटोजन प्रदेश। प्राइमारंप क्या है? तो प्राइमारंप जो है ये वाल्टर पेंक ने इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, वाल्टर पेंक ने स्थल खंड में उत्थान से पूर्व की अवस्था को ये प्राइमारंप कहते हैं। पेंक ने
स्थल खंड में उत्थान से पूर्व अवस्था को प्राइमारंप कहा। याद रखिएगा, मोनोडोनाक क्या होता है? अपर्दन के अंतिम चरण में कठोर चट्टानी भाग मोनोडोनाक कहलाता है। मोनोडोनाक ठीक है। तो क्रेटोजन, प्राइमरम, मोनोडोनाक, ठीक है, एंड शब्द की शब्दावली फिलहाल उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इसके बाद देखिए, अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल कहलाता है। ऑप्शन इज अपघर्षण, ऑप्शन बी सन्निघर्षण, ऑप्शन सी संक्षारण और ऑप्शन डी अधःखतन या अधःगर्तन। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का रिमूवल कहलाता है संक्षारण। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। ऑप्शन ए में अपघर्षण है। अपघर्षण का मतलब अपर्दक यंत्र, इसका मतलब है अपर्दक यंत्र चट्टान का अपर्दन करते हैं। ठीक है, सन्निघर्षण का मतलब होता है अपर्दक यंत्र आपस में टकराते हैं। अधःगर्तन कहते हैं इसको, अधःगर्तन। इसका मतलब क्या है कि नदी की तली पर गोलाकार संरचना में गहराई तक अपर्दन। ठीक है, और संक्षारण आप जान ही रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पैन प्लेन। पैन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्विंटर्न, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी डेविस या ऑप्शन डी क्रिकमे। पैन प्लेन शब्दावली की जो अवधारणा है वो प्रतिपादित किया था क्रिकमे ने। ठीक है, इन्होंने कहा पैन प्लेन, और उसी शब्दावली को ध्यान रखिएगा, डेविस ने क्या कहा था? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। और वाल्टर पेंक ने इसे क्या कहा था? वाल्टर पेंक ने इसे इंड्रम्प कहा था। इंड्रम्प। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्रिकमे ने कहा पैन प्लेन, डेविस ने कहा पेनी प्लेन और वाल्टर पेंक ने क्या कहा? इंड्रम। ठीक है, स्विंटर्न का नाम इससे जुड़ा नहीं है।
प्रश्न है कि चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए स्विंटर्न, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी डब्ल्यू.एम. डेविस या ऑप्शन डी मेलॉट। इसका सही उत्तर तो वैसे डब्ल्यू.एम. डेविस होगा, ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, भौमिकीय जल, वहां पर जैसे स्विंटर्न ने भी सिद्धांत दिया है, गार्डनर ने भी सिद्धांत दिया, मेलॉट ने भी सिद्धांत दिया है। तो इन सिद्धांतों को क्या कहेंगे? तो जैसे स्विंटर्न की जब हम बात करेंगे तो उनके सिद्धांत को कहा जाता है भौमिकीय जलस्तर सिद्धांत, ठीक है। इनका क्या है? भौमिकीय जल स्तर सिद्धांत। ऐसे ही गार्डनर का है अस्थैतिक जलमंडल सिद्धांत। अस्थैतिक जलमंडल सिद्धांत। और मेलॉट का है जलधारा सिद्धांत। ये आप याद रखेंगे, जलधारा सिद्धांत। और डब्ल्यू.एम. डेविस का क्या है? द्विचक्रीय सिद्धांत। प्रश्न क्या है अगला? भू अभिनत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए होल्म्स, ऑप्शन बी जेम्स हटन, ऑप्शन सी हॉल और डाना, ऑप्शन डी जे.डब्ल्यू. पावेल। ध्यान रखेंगे, भू अभिनत की अवधारणा का प्रतिपादन किया था हॉल और डाना ने। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अन्य ऑप्शन किस प्रकार से रिलेटेड हैं? तो होम्स का क्या है? अस्थैतिक तरंग सिद्धांत। इनके सिद्धांत को कहा जाता है अस्थैतिक तरंग सिद्धांत। जेम्स हटन का क्या है? एक रूपतावाद। और जे.डब्ल्यू. पावेल का क्या है? जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तो अगली बार इनको पूछा जा सकता है, इनको भी पूछा जा सकता है और उनको भी पूछा जा सकता है। आर्थर होम्स, इसमें होम्स जो लिखा है इनका पूरा नाम क्या है? आर्थर होम्स, ठीक है, आर्थर होम्स। रूस के रहने वाले थे ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं? ऑप्शन ए यस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन सी आर तरंगे या ऑप्शन डी यल तरंगे। दरअसल आर तरंगे जो है यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको हम रेले तरंग कहते हैं, रेले। रेले वेव्स। रेले वेव्स क्या होती हैं? दरअसल इसके बारे में थोड़ा सा हम सारी तरंगों के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली पी, एस और यल, आप देख रहे हैं पी, एस और यल, ये तीन तरंगों का नाम बार बार लिया जाता है। जो पी तरंग होती है
ये सबसे पहले आती है। ठोस में तीव्र और तरल में गति कम हो जाती है। सबसे तेज चलती है ये तरंग, सबसे तीव्र गति। पी के बाद यस तरंग आती है, यानी पी के बाद आती है। ठोस में तीव्र और तरल में, ध्यान रखेंगे, लुप्त हो जाती है। और ये तरल में क्या है, गति कम होती है। यल तरंगों की बात करेंगे तो गति सबसे कम, इनकी गति सबसे कम होती है। ठीक है, इनकी गति सबसे कम और प्रवाह क्षेत्र पृथ्वी का धरातल सर्वाधिक विनाशकारी। ठीक है, रेले तरंग की बात करूं तो पी और यस की क्रिया परस्पर क्रिया से बनती है। ये जो रेले तरंग है, यह पी व यस की परस्पर क्रिया से बनती है। लुढ़कते हुए चलती है। लुढ़कते हुए धरातल पर चलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन डी, यल तरंग। ठीक है, प्रश्न है, देखिए अगला। गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए पपड़ी और प्रवार, ऑप्शन बी प्रवार और क्रोड, ऑप्शन सी ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ऑप्शन डी ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। प्रवार का मतलब मेंटिल की बात कर रहे हैं ये। तो गुटेनबर्ग असंततता पाई जाती है प्रवार और क्रोड के बीच में। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ये वाला। ठीक है, रही बात पपड़ी और प्रवार के बीच में क्या मिल रहा है, तो यहां पर मिलेगी पपड़ी और प्रवार के बीच में मोहो असंबद्धता। मोहो असंततता। ठीक है, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच में क्या मिलेगा? लेहमैन असंततता। और ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के बीच में क्या मिलेगा? रेपेटी। असंततता। असंतता। ठीक है, इसमें एक छूट जा रहा है। गुटेनबर्ग हो गया, मोहो, लेहमैन, रेपेटी। यहीं पर कहीं मैं नोट कर दे रहा हूं, ऊपरी
क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड मिलता है। कोनराड इसकी सिचुएशन कहां है? ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न है, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सी ए कॉटन, ऑप्शन बी वॉन रिच्टहोफन, ऑप्शन सी क्रिकमे, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वैगनर। नदी समतल की अवधारणा प्रतिपादित किया था क्रिकमे ने। ठीक है ना, क्रिकमे। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अल्फ्रेड वैगनर का क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और वान रिच्टहोफन का पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया, चीन का भूगोल। ये पुस्तकें याद रखिएगा, इनका योगदान है ये। चीन की मानचित्रावली और आर्थिक व खनिज भूगोल। और ये रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी से। जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, सीए कॉटन की बात यहां पर नहीं करनी है। और ध्यान रखिएगा, नदी समतल, एक प्रश्न यहां से मैं आपको बता देता हूं। जैसे कभी अगर पूछा जाए आधार तल, कि नदी का आधार तल किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो सागर का ऊपरी तल होता है ना, सी लेवल, वही नदी का आधार तल होता है। और कोई भी नदी सी लेवल से नीचे अपरदन कभी भी नहीं कर सकती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जैसे ही कभी भी किसी नदी का उद्गम हुआ तो उस नदी को प्रकृति ने एक कार्य सौंप रखा है कि इस पूरे भूखंड का तुम्हें अपरदन करना है और अपरदन करके पूरे भूखंड को एक समान समतल बना देना है। यानी एक जगह का अपरदन करना है और अपरदन से प्राप्त डिपॉजिट्स को, अवसाद को दूसरे गड्ढे नुमा क्षेत्रों में या निचले क्षेत्रों में ले जाकर उसको भरना है, उसको ले जाकर निक्षेपित करना है। तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के फलस्वरूप नदी को प्रकृति ने कार्य सौंप दिया कि इस पूरे भूभाग का तुम्हें क्या करना है? समतलीकरण करना है। ठीक है, तो यहां पर हम नोट कर देते हैं इसको। सागर तल का स्तर नदी के लिए आधार तल होता है। कोई भी नदी कभी भी
आधार तल से नीचे अपरदन नहीं करती है। प्रकृति ने नदी को समस्त भूभाग का अपरदन कर एक समान समतल बनाने का कार्य सौंप रखा है। ठीक है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि कोई भी नदी कब तक प्रवाहित होगी? जब तक ढाल प्रवणता रहेगी तब तक नदी का प्रवाह होता रहेगा। जब तक ढाल प्रवणता रहेगी तब तक नदी का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। ऑप्शन ए नतिलंब, ऑप्शन बी नति, ऑप्शन सी अपनति या ऑप्शन डी मुक्त फलक। दरअसल नतिलंब जो है, इसका आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलंब। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। लेकिन अब इसके अन्य, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो नति का मतलब क्या है कि जैसे कोई चट्टान है, आपने वलन का नाम सुना, तो वलन में कई प्रकार के वलन होते हैं। तो धरातल का एक क्षैतिज तल होता है या किसी भी चट्टान का एक क्षैतिज स्तर होता है। उस क्षैतिज स्तर के आधार पर चट्टान में मुड़ाव का कोण कितना ज्यादा है या कम है, उसे उस चट्टान की नति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट है, अब यहां से जो ऊपर वाली चट्टान है मुड़ के इतना ये वाला कोण बन रहा है, तो इसके बाद ये जो है ध्यान रखेंगे, ये तो ये क्षैतिज स्तर है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ही है नति। ये जो देख रहे हैं ना, ये यही है, क्या है? नति। यानी इस क्षैतिज स्तर पर ये वाला जो पार्ट है ये क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल पर चट्टान कितनी ज्यादा मुड़ी हुई है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या उससे कम? अधिक कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, सम कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? तो इसको कहा जाता है नति। अपनति क्या है? अपनति देखिए, ये है ऊपर उठे हुए भाग को कहा जाएगा अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को
अभिनति। ठीक है, और ये अपनतियों और अभिनतियों का क्रम कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बलित पर्वत की संरचना में। ठीक है, इसके अलावा मुक्त फलक क्या है? मुक्त फलक, फ्री फेस कहते हैं इसको। मुक्त फलक का मतलब है कि फ्री फेस ढाल होता है ना, जैसे कॉन्वेक्स ढाल, कॉनकेव ढाल, स्लोप, उत्तल ढाल, अवतल ढाल, सरल रेखी ढाल, ऐसे एक होता है मुक्त फलक, फ्री फेस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्री फेस, फ्री फेस स्लोप। हिंदी में कहेंगे इसको मुक्त पृष्ठ ढाल। मुक्त पृष्ठ ढाल, जैसे यहां पर मैं बना देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर तीन प्रकार के ढाल हैं ये। एक तो है ये उत्तल, उत्तल ढाल। यही है सरल रेखी या मुक्त पृष्ठ, सॉरी, मुक्त पृष्ठ ढाल। ठीक है, कहां से कहां तक है ये मुक्त पृष्ठ ढाल? ये देखिए, ये है, ये, इसी को मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं। और ये क्या है? सरल रेखी ढाल। ठीक है, और ये है अवतल ढाल। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मुक्त पृष्ठ ढाल है क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैटरनास्टर झील क्या है? ऑप्शन ए, हिमनदी सोपानों पर झीलें। ऑप्शन बी, ज्वालामुखी उत्पत्ति की झीलें। ऑप्शन सी, समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें। और ऑप्शन डी, नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें। ध्यान रखेंगे, पैटरनास्टर झील जो है ना, ये हिमनदी सोपानों पर ये झीलें होती हैं, यानी इसका ए वाला ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। ये तो यहां पर ये जो ये देख रहे हैं ना, यहां पर जल इकट्ठा होता है, यही, इसी को कहा जाता है पैटरनास्टर झील। ठीक है, रही बात ज्वालामुखी उत्पत्ति की झील, तो इसको हम क्रेटर झील कहते हैं, यानी ज्वालामुखी उत्पत्ति वाली झील को क्रेटर झील कहते हैं।
क्रेटर झील। होता क्या है कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है, तो जब उद्गार बंद हो जाता है तो उसमें जल भर जाता है। जल कभी कभी वर्षा का जल होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जो जलवाष्प ज्वालामुखी के अंदर है वह भी कभी कभी उसमें रिस कर इकट्ठा हो जाती है गर्म जल के रूप में। तो ज्वालामुखी के मुख में धीरे धीरे जल भर जाएगा, उसको कहा जाता है क्रेटर झील। जैसे महाराष्ट्र में नाम है लोनार झील को कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं ये, समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें। अब जैसे इसको हम एक फिगर के माध्यम से अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये स्थल है, इसका यहाँ पर अपरदन हुआ, और ये स्थल जो है ये इस तरह से, ये स्थल है। और यहां पर है सागर। अब सागरी लहरें अंदर जा रही हैं, तो सागरी लहर जब अंदर जाती है तो ध्यान रखेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से होगा। और इसी पीछे वाले हिस्से में ध्यान रखेंगे ये, और यहां से बाहर निकल जाती है। तो होता यह है कि यहीं पर रेत का जमाव हो जाता है। ये देख रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि सागरी लहरों ने स्थल में अंदर तक अपरदन किया। यह स्थल भाग है, स्थल में इसने अपरदन किया। यहां की चट्टानें थी कमजोर, उतनी कठोर थी नहीं, तो आसानी से अपरदन हो गया। सागर की लहरें अंदर जाती हैं, अपरदन करती हैं, और लौटती हुई सागरी लहरें जो हैं उस अपरदन से प्राप्त अवसाद को यहां पर जमा कर रही हैं। यह भाग उथला हो गया, यहां पर इस उथले भाग के इधर ये जल बंद हो गया। अब इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा लैगून झील। लैगून झील, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे चिल्का, जैसे पुलिकट, पुलिकट, जैसे अष्टमुदी, केरल में है ये, ठीक है। चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में। पुलिकट आंध्र प्रदेश, और अष्टमुदी केरल में। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सी ऑप्शन का उत्तर हो गया। नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें, इसको कहा जाता है गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील। यहां पर मैं नोट भी कर दे रहा हूं।
क्रेटर झील, यहां पर लैगून झील, और यहां पर गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील कैसे बनेगी? बाद में नदी क्या करेगी, अपने मार्ग को इसने सीधा कर लिया। ये ठीक है, इसको कहा जाएगा गोखुर झील, और नदी का जल ये इस तरह से ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें नदी का जो जल है सामान्य दशाओं में, जबकि मान लीजिए अप्रैल का महीना है, मई है, जून है, नदी में जल कम था, तो नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बह रही थी। लेकिन जैसे ही वर्षा काल आया तो नदी ने क्या किया, अपना मार्ग सीधा कर लिया। नदी का मार्ग जब सीधा हो गया तो नदी के इस भाग में जो टेढ़ा भाग था, नदी ने उस मार्ग को छोड़ दिया, उसमें लेकिन जल भरा रह गया। उसी को कहा जाता है गोखुर झील। चूंकि नदी के द्वारा ये छोड़ा गया भाग है तो इसी का एक और नाम भी है छाड़न झील। छाड़न झील, ये चूंकि प्रश्न यहां से खूब आते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सबो लेक। और इसके एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में नदियों के किनारे जितनी भी झीलें आपको मिलेंगी वो सारी की सारी झीलें आपको गोखुर झील के ही प्रकार के रूप में मिलेंगी। ठीक है ना, खास तौर से आप सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों, हम हरियाणा की भी बात करें, पंजाब की बात करें और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे किनारे जो झीलें मिल रही हैं वो सारी झीलें 99.99% झीलें जो हैं वो गोखुर झील के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, फिलहाल मैं ऑप्शन पढ़ूंगा फिर उत्तर आपको दूंगा। ऑप्शन ए समय स्थिति, ऑप्शन बी पटल विरूपण, ऑप्शन सी पट्टिका विवर्तनिक, ऑप्शन डी एक रूपतावाद। इसका सही उत्तर क्या है? एक रूपतावाद। कौन इससे जुड़ा हुआ था? जेम्स हटन। कब दिया था इन्होंने ये वक्तव्य? 1785 में। ठीक है, और न तो आदि का कोई लक्षण है न अंत की कोई संभावना, इसमें एक और सेंटेंस यही जोड़ा जाता है, यहां पे मैं नोट भी कर दे रहा हूं।
न तो आदि का लक्षण है और न तो अंत की संभावना। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और इसके कई, जैसे एक यहाँ पर ये है, वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज के टू द पास्ट, न तो आदि का लक्षण है और न तो अंत की संभावना। और ऐसे ही जो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया कि जो भौतिक प्रक्रम या जो प्रक्रम भूतकाल में क्रियाशील थे वह आज भी क्रियाशील हैं और भविष्य में भी क्रियाशील फिलहाल रहेंगे। ये सारे जो वक्तव्य हैं ये एक रूपतावाद से ही संबंधित हैं, जेम्स हटन से संबंधित हैं। समय स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी, भूसंतुलन, भूसंतुलन का सिद्धांत। ठीक है, आपको याद होगा ढेर सारे विद्वान थे जिन्होंने बताया था ना कि हिमालय की एक लंबी जड़ है, किसी ने कहा कि नीचे समतोल तल है, किसी ने कहा कि एक क्षतिपूर्ति तल है। ये सारे विद्वान सारे सिद्धांत किससे संबंधित हैं? संतुलन के सिद्धांत से। ठीक है, तो भू संतुलन का सिद्धांत ये होता है। पटल विरूपण क्या है? तो आंतरिक शक्तियों के द्वारा पटल विरूपण होता है, ध्यान रखेंगे। आंतरिक आंतरिक बलों के प्रभाव से पटल विरूपण होता है। ठीक है, अब पटल विरूपण होगा तो इससे वलन, भ्रंशन, ठीक है ना, पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, मैदानों का निर्माण। तो यहां पर आगे इससे वलन व भ्रंशन की क्रियाएं होती हैं। पटल विरूपण, ठीक है। अब वलन और भ्रंशन होगा तो इससे पर्वत, पठार, मैदान, बहुत कुछ। पट्टिका विवर्तनिक, पट्टिका विवर्तनिक का मतलब अलग अलग प्लेटों का रचनात्मक विनाशात्मक और संरक्षी प्लेट सीमाओं के सहारे गतिशीलता
या संचलन लिख लीजिए, संचलन ज्यादा अच्छा वर्ड है। संचलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा और दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा। ध्यान रखिएगा, इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्यों सही उत्तर होगा? क्योंकि जो कैलिफोर्निया जो सैन एंड्रियास भ्रंश है, वहां पर दो संरक्षी प्लेट किनारे हैं जिनमें गति दक्षिणावर्त हो रही है। ठीक है, दक्षिणावर्त। इसलिए ये तो सत्य है कि रूपांतरित सीमा है। ठीक है, सैन एंड्रियास भ्रंश रूपांतरित सीमा के ऊपर स्थित है जिसमें गति जो है वो दक्षिणावर्त हो रही है। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि सैन एंड्रियास भ्रंश इसको एक मिनट, संरक्षी प्लेट किनारे की संरक्षी प्लेट सीमा के सहारे विस्तृत है। यह एक रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। यह एक रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। प्लेट में गति दक्षिणावर्त हो रही है। ठीक है, अब जैसे वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, तो यहां पर भी रूपांतरित भ्रंश ही होगा, लेकिन अगर प्लेट में गति वामावर्त यानी उत्तर दिशा में अगर हो रही होगी, ठीक है ना, तब उसको कहा जाएगा कि रूपांतरित भ्रंश का निर्माण वामावर्त हो रहा है। यदि, इसमें भी ध्यान रखेंगे, रूपांतरित भ्रंश बनेगा, या मैं इसको अलग से नोट कर देता हूं, दो प्लेट में समानांतर गति, तो इसको कहा जाता है संरक्षी सीमा। और इससे क्या बनेगा? रूपांतरित भ्रंश, जैसे यहां पर बन रहा है।
इसके अलावा अपसारी प्लेट सीमा, तो यहां पर क्या होगा, इसको कहेंगे रचनात्मक सीमा। और यहां क्या बनेगा, कटक। रिज का निर्माण होता है। और तीसरा है अभिसारी सीमा। विनाशात्मक सीमा कहते हैं इसको। अब विनाशात्मक सीमा होगी तो क्या बनेगा, यहां पर वलित पर्वत का निर्माण। वलित पर्वत का निर्माण, और यहां पर और क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, अगर ये सिचुएशन बनती है तो इस तरह से होता है। नजका प्लेट, या इसको नजका पटल लिखा है, लेकिन इसको आप यहाँ पर प्लेट सही कर लीजिए। नजका पटल भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन ए पूर्व की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, या ऑप्शन डी उत्तर की ओर। नजका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका जो है ना, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर वाली जो प्लेट है उसी का एक हिस्सा है नजका प्लेट, और ये पूरब दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसको कैसे, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित महासागरीय प्लेट है। यह प्लेट लगातार पूर्व की ओर बढ़कर दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे छेपित हो रही है।
ठीक है। अब अगर यहां से एक प्रश्न ये नजका प्लेट की जगह भारतीय प्लेट का उदाहरण आ जाए तो आप बताएंगे कि भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद देखिए, भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रंशन, ऑप्शन सी वैश्विक शीतलन या ऑप्शन डी महाद्वीपीय विस्थापन। दरअसल भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में अगर मैं बात करूं तो इसमें महाद्वीपीय विस्थापन को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। जैसे अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, कार्बोनिफरस काल में समस्त स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे पैंजिया के रूप में। उसके बाद पैंजिया का विखंडन होता है, उसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दोनों के बीच में टैथिस सागर हुआ करता था। महाद्वीपों का प्रवाह उत्तर दिशा में भी हुआ है, महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम दिशा में भी हुआ है। तो इसी के आधार पे अल्फ्रेड वैगनर और अन्य विद्वान ये भी मानते हैं कि कोई भी स्थलखंड जहां पर जो जलवायु है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वह धीरे 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 जैसे जैसे स्थलखंड एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहा होता है, तो उस स्थलखंड पर से वह जीवीय प्रकृति और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में महाद्वीपीय विस्थापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना फिलहाल मानी जाती है। ज्वालामुखी उद्गार आप जान ही रहे हैं कि मैग्मा बाहर निकलता है इसमें। ठीक है, यानी गर्म मैग्मा बाहर निकलता है। क्षेत्रीय भ्रंशन यानी इसमें भूभाग धसक कर नीचे बैठ जाता है। और वैश्विक शीतलन इसको कहा जाता है हिमयुग। यह हिमयुग का समय होता है सागरों का ज्यादातर भाग जम जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है? अब
इसमें हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। एस्कर्स, ऑप्शन ए में एस्कर्स, फियोर्ड, वी आकार वाली घाटी, सिफ। ऑप्शन बी शर्क, अरेत, प्लाया, स्टिक। ऑप्शन सी हिमोड़, बरखान, पिनेकल यानी शिखरिका, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी लेविस, स्टेलेग्माइट, मोनोडोनाक और ड्रमलिन। डमलिन नहीं है ये ड्रमलिन है। अब इसमें अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, सर्क जो है इसका भी निर्माण अपरदन से होता है, अरेत का भी निर्माण अपरदन से होता है, प्लाया का भी निर्माण अपरदन से होता है और स्टेक का भी निर्माण फिलहाल अपरदन से यानी क्षरण से होता है। ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन जो है ये सही होना चाहिए। ये एस्कर्स जो हैं ध्यान रखेंगे, एस्कर्स क्या है, ये निक्षेप से बने हैं। फियोर्ड अपरदन प्लस निक्षेप दोनों से बने हैं। वी आकार की घाटी अपरदन से, सीफ निक्षेप से। ठीक है, हिमोड़ ये सब देखिए निक्षेप से, ये भी निक्षेप से, शिखरिका अपरदन से, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म अपरदन से, लेविस निक्षेप से, स्टेलेग्माइट निक्षेप से, मोनोडोनाक अपरदन से और ड्रमलिन निक्षेप से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, सर्क, अरेत, प्लाया और स्टेक। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कथन आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, पट्टिका उपांत यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। सही तो है। तर्क क्या है? आर, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। अब इसमें दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यही इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन भी मैं पढ़ दे रहा हूं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ध्यान रखेंगे, अभिसरण पट्टिका की बात कर रहा है ये। अभिसरण का मतलब होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं सब विनाशात्मक प्लेट किनारों पर स्थित हैं। पट्टिका उपांत, जैसे इन्होंने कहा प्लेट मार्जिन, यानी जो प्लेट की सीमाएं होती हैं दो प्लेट की, उसी के सहारे ज्वालामुखी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि अधिकांश ज्वालामुखी जो है वो विनाशात्मक प्लेट किनारा यानी अभिसरण। अभिसरण का मतलब क्या है कि एक प्लेट इधर और एक प्लेट इस तरफ,
और इसमें क्या होगा कि एक प्लेट नीचे चली जाएगी इस तरह से और दूसरी प्लेट क्या होगी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को कहा जा रहा है अभिसरण होना, ठीक है। ये प्लेट अभिसरण, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को कहा जाता है, ऑप्शन ए गुरुमंडल यानी बैरोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी हाइड्रोस्फियर एंड ऑप्शन डी एस्थेनोस्फियर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी एस्थेनोस्फियर, ठीक है। मेसोस्फियर जो है ये वायुमंडल की परत है। वायुमंडल की परत है ये, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर मींस जलमंडल। इसका तात्पर्य जलमंडल से है। बैरोस्फीयर इसको हम गुरुमंडल कहते हैं, बैरिस्फीयर इसको कहा जाता है बैरिस्फीयर। ये पृथ्वी के अंदर पाई जाती है 1880 किलोमीटर से लगाकर केंद्र तक, ठीक है। 1880 किलोमीटर से लगाकर इसका विस्तार 1880 नहीं होगा, 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। घनत्व 8 से 11 है। निकिल व फेरियम अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखिए, ये निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया? ऑप्शन ए मैकुगी, पेज, ब्लैक वेल्डर, 3 विद्वान हैं ये। ऑप्शन बी मैकुगी, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन। ऑप्शन सी पेज, जॉनसन एंड लॉसन। ऑप्शन डी पेज, ब्लैक वेल्डर और जॉनसन। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पेज, ब्लैक वेल्डर और जॉनसन। अब अन्य लोगों ने क्या किया है तो मैं बता देता हूं आपको। लॉसन जो है, लॉसन, इनका क्या है, इन्होंने कहा कि पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है।
पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैकूगी इन्होंने क्या बताया? इनका है चादरी बाढ़ सिद्धांत। चादरी बाढ़ सिद्धांत, ठीक है ना। स्प्रेड फ्लड थियरी, स्प्रेड फ्लड थियरी इनके नाम की स्पेलिंग ये है, थोड़ा सा अलग है, मैं इसलिए इसको लिख दे रहा हूं। मैकूगी हो गए, और चौथा है मिश्र सिद्धांत, कंपोजिट थियरी। कंपोजिट थियरी, और इसमें दरअसल बायन, डेविस और शार्प, बायन, डेविस, शार्प, इन विद्वानों का नाम आता है। एक विद्वान इसमें और हैं, ब्रैडले। ठीक है, तो इन चारों को आपको याद रखना होगा। एक तो ये है, दूसरा, तीसरा, और जो चौथा आपसे पूछा ही गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये तो था इस सेशन में जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला की बात हमने आपसे किया, उसके अगले 25 प्रश्नों का प्रश्न और उसके उत्तर। अगली बार हम नए सेशन में फिर से अगले 25 प्रश्न और उनके उत्तर लेके हम फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और जल्दी ही हम फिर नए प्रश्न श्रृंखला के साथ फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।